हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में 24 नंबर चैप्टर के बारे में स्टडी करे थे और उसमें हमने जो है ब्लड के बारे में चर्चा की थी। और ब्लड में सबसे पहले हमने देख लिया था कि रुधिर या ब्लड होता है, उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है। तो रुधिर या ब्लड होगा, उसके अंदर दो मुख्य घटक होते हैं। एक घटक होता है वो कौन सा भाग होता है, प्लाज्मा होता है, जो कि कुल रुधिर का कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करता है, तो 55% भाग का निर्माण करता है। दूसरा भाग हमें ध्यान रखना है वो कौन सा होता है, रुधिर कणिकाएं होता है। तो सेकंड भाग कौन सा होगा, रुधिर कणिकाएं। और प्लाज्मा के बारे में हमने डिटेल से देखा था कि प्लाज्मा होता है उसके अंदर कौन कौन से घटक उपस्थित होते हैं, संरचना किस प्रकार की होती है। तो प्लाज्मा होगा, ये आपको देखना है एक तरल पदार्थ होता है और इस तरल पदार्थ होता है ये हल्के पीले रंग का क्षारीय प्रकृति का होता है। और प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो है 90 से 92% होता है वो जल होता है। शेष कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। उसमें कार्बनिक पदार्थ उसमें 4 प्रकार के हमने प्रोटीन देखे थे, ग्लूकोज है या फिर एमिनो अम्ल है या वसा है, वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, या इसके अतिरिक्त जो यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद में अकार्बनिक पदार्थ हमने विभिन्न प्रकार के लवण गैसेज के बारे में देखा था। अब हम ध्यान देंगे किसके बारे में, रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो सेकंड हमारा जो आज का पार्ट रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, रुधिर कणिकाएं या ब्लड कार्पल्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ब्लड कार्पल्स या रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये कितने प्रतिशत होती हैं, किस प्रकार से उपस्थित होती है। तो कुल रुधिर का कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करती है, 45% भाग होता है। उस 45% भाग का निर्माण करती है वो कौन सा भाग करता है, रुधिर कणिकाएं करती हैं। तो रुधिर कणिकाएं होगी वह कुल रुधिर का 45% भाग होता है। और यह भाग होता है ये किसके अंदर उपस्थित होता है, प्लाज्मा के अंदर निलंबित अवस्था में उपस्थित होती हैं। तो प्लाज्मा के अंदर निलंबित अवस्था में उपस्थित होती है वो कौन उपस्थित होती है, रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है। तो आप ध्यान देंगे रुधिर कणिकाओं का वयस्क अवस्था में निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क अवस्था में निर्माण या उत्पत्ति कहाँ पर होगी, अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर होती है। जबकि आप ध्यान देंगे कि भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण होता है वह यकृत या पीलिया के अंदर होता है। तो भ्रूणीय अवस्था में निर्माण यकृत या पीलिया में होगा, वयस्क अवस्था में निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अब ध्यान दीजिए रुधिर कणिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती है वह उपस्थित होती हैं। तो मनुष्य में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। पहले आप ध्यान देंगे लाल रुधिर कणिकाएं, कौन सी ध्यान रखनी है हमें, लाल रुधिर कणिकाएं। तो फर्स्ट प्रकार की रुधिर कणिकाएं होगी जिन्हें हम क्या कहेंगे, लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। तो फर्स्ट प्रकार लाल रुधिर कणिकाएं। सेकंड टाइप हमें ध्यान रखना है और वो कौन सा हो जाएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। तो इस प्रकार से सेकंड प्रकार की हो जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं या WBC कहा जाता है। थर्ड टाइप की होती हैं वो कौन सी होती हैं, प्लेटलेट्स उपस्थित होती हैं। तो थर्ड टाइप की होगी वो कौन सी होगी, प्लेटलेट्स उपस्थित होती हैं या बिंबाणु उपस्थित होते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं वो आपको ध्यान रखना है, रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार कौन सा है, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा प्रकार हमें ध्यान रखना है वो प्लेटलेट्स, और तीसरा कौन सा ध्यान रखना है हमें, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं उपस्थित है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसके बारे में, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में, रेड ब्लड कार्पल्स के बारे में, RBC जिसे हम क्या लिखते हैं, RBC या रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। ध्यान दीजिए जो RBC या रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं इन्हें हम अन्य नाम से जाना जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इन्हें हम क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं को हम अन्य किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हम एक शॉर्ट नाम और भी दे सकते हैं, रक्ताणु। एरिथ्रोसाइट या अन्य नाम क्या दे सकते हैं, रक्ताणु नाम दिया जा सकता है। तो इन्हें एरिथ्रोसाइट या क्या कहते हैं, रक्ताणु कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, किस प्रकार से उपस्थित होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है, किस प्रकार से होती है। तो आप देखेंगे कि वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या होती है, वयस्क मनुष्य में
और वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या होती है वो 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी होती हैं। 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं, प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें वयस्क मनुष्य के अंदर इनकी संख्या होती है वो 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। जबकि महिलाओं में इनकी संख्या होती है वह कितनी होती हैं, तो महिलाओं में इनकी संख्या होगी वो आपको ध्यान रखना है 45 से 50 लाख प्रति घन मिमी होती हैं, प्रति लाख प्रति घन मिमी होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, महिलाओं के में इनकी संख्या कितनी होती है और पुरुषों में इनकी संख्या कितनी होती है। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी होती हैं, यह केंद्रक रहित होती हैं, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तो ये किस प्रकार की होती है, केंद्रक रहित होती है, केंद्र का इसमें अभाव होता है। एवं आपको ध्यान रखना है इसकी आकृति होती है वो उभया अवतल होती हैं। किस प्रकार की होती हैं, उभया अवतल होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो केंद्रक रहित होगी और कैसी होती है, उभया अवतल आकृति की होती हैं। एवं ये संरचना में दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है, गोलाकार दिखाई देती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसकी कोशिकाएं होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं, उनकी विशेषताएं होगी ये केंद्रक रहित होती है, इसमें केंद्र का अभाव होता है जिसके कारण से अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। तो केंद्रक रहित होगी, उभया अवतल होती है और गोलाकार होती है। तो ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है, किसकी, आरबीसी की विशेषता हमें ध्यान रखनी है। तो आरबीसी होगी वो केंद्रक रहित होती है, उभया अवतल और कैसी होगी, गोलाकार आकृति की होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इरिथ्रोसाइट होगी वो किस प्रकार की होती है, गोलाकार होती है। अब उसके बाद में देखिए जो आरबीसी है उस आरबीसी में लाल रंग का श्वसन वर्णक उपस्थित होता है। और श्वसन वर्णक कौन सा उपस्थित होता है, तो आरबीसी में श्वसन वर्णक उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो आरबीसी में श्वसन वर्णक उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो लाल रंग का श्वसन वर्णक उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन होता है ये एक प्रकार का संयुग्मी प्रोटीन है। किस प्रकार का प्रोटीन है, संयुग्मी प्रोटीन है, ये हमें ध्यान रखना है। कैसा प्रोटीन है, संयुग्मी प्रोटीन है। और इस संयुग्मी प्रोटीन होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो कौन कौन से संरचनाएं उपस्थित होती हैं या किससे बना होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होता है वो आपको देखना आयरन युक्त, आयरन होता है वह Fe+2 के रूप में, फेरस के रूप में। तो आयरन युक्त 4 इसमें हिम समूह होते हैं, आयरन युक्त 4 हिम समूह होते हैं। कितने, एक हीमोग्लोबिन के अणु में 4 हिम समूह उपस्थित होते हैं, हिम प्रोटीन के समूह उपस्थित होते हैं। वो आपको देखना 4 हिम समूह इसमें उपस्थित होते हैं जिसके अंदर कौन सा तत्व उपस्थित होता है, आयरन तत्व उपस्थित होता है। एवं आपको ध्यान रखना है इसमें दूसरा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन उपस्थित होता है। एवं कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन उपस्थित होता है। हीमोग्लोब्यूलिन तो कौन सा प्रोटीन उपस्थित होगा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन उपस्थित होता है। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है यह 4 पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से बना होता है। कितनी पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से बना होता है। वयस्क अवस्था में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। तो कुल कितनी, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के और किसका निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और हीमोग्लोबिन होता है वह 4 उप इकाइयों से इस प्रकार से मिलकर के बना होता है। अब ध्यान दीजिए जो हीमोग्लोबिन होता है इस हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण से ही होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है वह किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होगा, लाल रंग होता है। अब ध्यान दीजिए हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कितनी होती है आरबीसी में, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा आप ध्यान देंगे वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वह आपको ध्यान रखना, वयस्क पुरुष और स्त्री में दोनों में आप ध्यान देंगे तो 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में होती हैं। 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है इनकी मात्रा होगी वो प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में कितनी होती है, तो आप ध्यान देंगे 12 से 16 ग्राम होती है। महिलाओं में इनकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है, पुरुषों में अधिक होती है। पुरुषों में जो होती है वो 12 से लेकर के 16 ग्राम तक हो सकती है, जबकि महिलाओं में 12 से 14 ग्राम के आसपास होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया और रोग हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसकी मात्रा कितनी होती है, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में होती है। अब ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन के बाद में आपको ध्यान रखना है आरबीसी होती है, उसके अधात्री या मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर आपको पता होगा कि अधात्री में केंद्रक का अभाव होता है, अंतःपद्री जालिका का अभाव होता है, और इसमें जो अन्य गोल्जिका या अन्य जो संरचना होती है उसका क्या होता है, अभाव होता है। आप ध्यान देंगे तो इसकी अधात्री होती हैं, उस अधात्री के अंदर जो मुख्य रूप से उपस्थित होता है वो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो इसकी अधात्री में एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो इस प्रकार से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है वह इसमें उपस्थित होता है। तो इसकी आरबीसी के अधात्री में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उपस्थित होता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होगा वह CO2 के परिवहन में सहायक होता है। देखो ध्यान दें, जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके किसका निर्माण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके किसका निर्माण करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो आप ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हीमोग्लोबिन किसका निर्माण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो ऑक्सीजन के परिवहन में आरबीसी होती है, सहायक होती है। दूसरा ध्यान दें, ये CO2 के परिवहन में सहायक होती है। और CO2 के परिवहन के समय कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन होगा वह CO2 के साथ में जुड़ जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। और CO2 के साथ जुड़ने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो आपको देखना है बाइकार्बोनेट का या कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कार्बोनिक एसिड बनेगा और उस कार्बोनिक एसिड बनने के बाद में यह परिवहित होकर के कहाँ चला जाएगा, तो आपको देखना है फेफड़ों तक पहुंचता है। और फेफड़ों में पुनः CO2 का क्या होता है, वियोजन होता है। और वियोजन में भी कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो यही एंजाइम सहायक होता है। तो दोनों प्रक्रिया में इन हीमोग्लोबिन के साथ CO2 को जुड़ने एवं वियोजन की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सहायक होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम सहायक होता है। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उपस्थिति या अनुपस्थिति का तुलना करें तो इसमें वियोजन की दर होती है वह कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में 5000 गुना तक बढ़ जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, आरबीसी की अधात्री में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये एंजाइम CO2 के परिवहन के समय कार्बोनिक एसिड के निर्माण में तथा इसके वियोजन की दर को 5000 गुना तक बढ़ा देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के बारे में ध्यान रखता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होगा वह 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल का कितना होता है, 120 दिन होता है। और आप ध्यान देंगे आरबीसी का जो निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है, उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो आप देखेंगे आरबीसी का निर्माण होता है वह लाल अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होगा, लाल अस्थि मज्जा में। लंबी अस्थियां होती हैं उनके अंदर अस्थि मज्जा होगा जिसे हम लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। और उस लाल अस्थि मज्जा में इनका क्या होता है, निर्माण होता है। ये वयस्क अवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो वयस्क अवस्था में इनका निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। जबकि आप ध्यान देंगे भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में जो प्रारंभिक रूप से इनका निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो यॉक सैक में होता है। प्रारंभिक रूप से होगा वो किसमें होगा, यॉक सैक के अंदर इनका निर्माण होता है। तो प्रारंभिक रूप से इनका निर्माण होगा वो यॉक सैक में। परिवर्धन के दौरान इनका निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है, तो परिवर्धन के दौरान जो भ्रूणीय परिवर्धन होगा उस परिवर्धन के दौरान इनका निर्माण होता है यकृत में होता है, पीलिया में होता है। किसमें होता है, यकृत में, पीलिया में। एवं आप ध्यान देंगे तो इनका निर्माण होता है यकृत और पीलिया के अतिरिक्त जो आरबीसी होगी उनका निर्माण होता है वो आपको ध्यान रखना है थाइमस ग्रंथि में भी कुछ सीमा तक होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, थाइमस ग्रंथि में होता है, यकृत में होता है, पीलिया में होता है। वह भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, भ्रूणीय अवस्था के दौरान इनका निर्माण होता है। जबकि वयस्क अवस्था में इनका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है निर्माण कहाँ पर होता है। निर्माण के बाद में इनका जीवन काल 120 दिन। उसके बाद मृत आरबीसी होती हैं, उस आरबीसी का विघटन, मृत आरबीसी का विघटन या पुरानी आरबीसी होती है उसका विघटन किसमें होता है, यकृत एवं पीलिया में होता है। ध्यान दीजिए, मृत आरबीसी का विघटन होता है वह कहाँ पर होता है, तो मृत आरबीसी का विघटन यकृत एवं पीलिया में होता है। और यकृत और पीलिया में विघटन होता है तथा मृत आरबीसी का संग्रह होता है वो किसमें होता है, पीलिया में होता है। इसलिए पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। पीलिया को हम क्या कहेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मृत आरबीसी होगी उसका संग्रह कहाँ होता है, पीलिया में। इसके कारण से पीलिया होता है
स्प्लीन होता है उसके अंदर आरबीसी का संग्रह होता है, मृत आरबीसी का, और मृत आरबीसी का संग्रह होने के कारण से आप आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे? पिलिया को कहा जाता है। जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं उसे हम कब्रिस्तान कहेंगे। और यहाँ पर कौन है मुर्दा? आरबीसी। तो उनको कहाँ संग्रह किया जाता है? पिलिया के अंदर और यकृत में। इस कारण से आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया को कहा जाता है। फिर उसके बाद में देखिए, जो आरबीसी होती है वह मृत होने के बाद में इसका विघटन हो जाएगा, और आरबीसी होती है उसका मृत होने के बाद में, यानी मृत आरबीसी होगी उसके अंदर विघटन होने के फलस्वरूप इसमें दोनों भाग क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। यानी एक तो इसके अंदर कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन उपस्थित होता है, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन उपस्थित होता है उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन उपस्थित होता है। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के अतिरिक्त इसमें क्या उपस्थित होता है? हेम समूह उपस्थित होता है। तो एक तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और हेम समूह दोनों को जो यकृत है वो क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा, तोड़ देगा। अब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वह प्रोटीन तो किस रूप में टूट जाएगा? एमिनो अम्लों के रूप में टूट जाएगा। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होगा वो एमिनो अम्लों के रूप में पृथक कर दिया जाता है। दूसरा अब हेम समूह होता है, उस हेम समूह के अंदर दो मुख्य घटक होंगे। एक तो क्या होता है? आयरन होता है, Fe+2 के रूप में होता है, और इस आयरन का यकृत में संग्रह कर लिया जाता है। किसमें संग्रह कर लिया जाएगा? यकृत में, जिनका पुनः आरबीसी के निर्माण में प्रयोग करे। जबकि हेम समूह होगा उसके विघटन के फलस्वरूप दो प्रकार के वर्णक बनते हैं, बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एवं दूसरा वर्णक कौन सा बनेगा? बिलीवर्डिन का निर्माण होता है। तो बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन का निर्माण होता है, और ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं, इनका क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो इनका क्या कर दिया जाएगा? उत्सर्जन होता है, और वह आपको ध्यान रखना कर दिया जाता है। स्टर्कोबिलिन्स के रूप में मल के साथ में, या यूरोबिलिन्स के रूप में जो है वह आपको ध्यान रखना है जो यूरिन होता है उसके साथ में उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? जो आरबीसी होता है उसका विघटन किस प्रकार से होता है। तो मृत आरबीसी होगी उसके विघटन के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो मृत आरबीसी होगी उसका विघटन होता है वह यकृत एवं पिलिया में होता है, और आरबीसी मृत होने के पश्चात में इनके जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होगा वह अलग हो जाता है, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एमिनो अम्लों के रूप में तोड़ दिया जाता है। हेम समूह होगा जिसमें आयरन मुक्त हो जाता है, जिनको यकृत में संग्रह कर लिया जाता है। यकृत में इसका हो जाएगा? संग्रह हो जाता है। जबकि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं, इनका क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? पहली रुधिर कणिकाएं आरबीसी। अब उसके बाद में कुछ चीज़ें और ध्यान रख सकते हैं कि आरबीसी होती हैं उसमें जो है बाहर की ओर मेम्ब्रेन होती है उसे डोनेन मेम्ब्रेन कहा जाता है। और उसके बाद में देखेंगे कि आरबीसी होती है उसमें सबसे बड़ी आरबीसी होती हैं वह सिलामेंडर के लार्वा में होती हैं। यानी सबसे बड़ी आरबीसी होगी वह किसमें होती हैं? सिलामेंडर के लार्वा के अंदर उपस्थित होती हैं। और सबसे छोटी आरबीसी होती हैं वह कस्तूरी मर्ग के अंदर उपस्थित होती हैं। तो सबसे छोटी आरबीसी होगी वह किसमें होती है? कस्तूरी मर्ग में। सबसे बड़ी आरबीसी होती है वह किसमें होती है? सिलामेंडर के लार्वा होता है एम्फीमुला, उसके अंदर उपस्थित होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। ये आरबीसी होती है उसकी सबसे पहले ध्यान रखना एरिथ्रोसाइट या रक्ताणु कहते हैं। संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति गर्मी वयस्क मनुष्य में, पुरुष में। और आप ध्यान देंगे महिलाओं में होती हैं उसमें आप देखेंगे कि वयस्क पुरुष में या जो होती है वह कितनी होती है? 50 से 55 लाख। जबकि महिलाओं में होती है वह 45 से 50 लाख प्रति घन में होती हैं। केंद्रक रहित होती हैं, उभयावतल एवं गोलाकार होती हैं। इसमें श्वसन वर्णक कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। एक प्रकार का संयुग्मी प्रोटीन है जो आयरन युक्त होता है। 4 हिम समूह उपस्थित होते हैं, और इसमें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है जो 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। इसके अतिरिक्त आरबीसी का जो रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण से, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन के CO2 के परिवहन में सहायता की जाती है। आरबीसी के अधत्र या मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पास होता है जो कि CO2 के परिवहन में सहायक होता है। CO2 को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कार्बोनिक एसिड के निर्माण में सहायक होते हैं, तथा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 का वियोजन होता है, उसकी वियोजन दर होती है वो 5000 गुना तक बढ़ जाती है। फिर निर्माण, जीवन काल और उसके बाद भी विघटन के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो ये था किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। अब हम सेकंड प्रकार की रुधिर कणिकाएं पढ़ेंगे, और सेकंड प्रकार की रुधिर कणिकाएं वो कौन सी है? WBC है। तो सेकंड प्रकार की रुधिर कणिकाएं हैं उस बारे में हम ध्यान देंगे, और सेकंड प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन सी होती हैं? WBC होती हैं।
तो देखिए दूसरे प्रकार की रुधिर कणिकाएं और जिन्हें हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है सेकंड प्रकार की रुधिर कणिकाएं जिसे हम क्या कहेंगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, WBC कहा जाता है। तो सेकंड देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम क्या नाम देते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पस या WBC कहा जाता है। इन श्वेत रुधिर कणिकाओं को अन्य नाम भी दिया जाता है, इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम क्या नाम देते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। या श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, इसे हम ल्यूकोसाइट के अतिरिक्त शॉर्ट में श्वेताणु भी कहा जाता है, तो इसे श्वेताणु या ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें आप ध्यान देंगे तो ये केंद्रक युक्त होती हैं। किस प्रकार की होती हैं, केंद्रक युक्त होती है, यानी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है जबकि WBC के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। एवं ये रंगहीन होती है, आरबीसी होती है वह लाल रंग की होती है। किस क्या कारण है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये केंद्रक युक्त होगी और कैसी होती है, रंगहीन होती हैं। अब ध्यान दीजिए इनकी संख्या कितनी होती है, तो WBC होती है उनकी संख्या होती है वह 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती हैं, 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती हैं। तो इनकी संख्या होगी वह कितनी होती है, 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखा जाए कि आरबीसी और WBC होती है, उसमें आरबीसी होगी वो सबसे अधिक होती है, यानी 99% भाग होता है वो आरबीसी का होता है। तो आरबीसी एवं WBC का अनुपात देखा जाए तो आप देखेंगे कि 600:1 हमें प्राप्त होता है। तो आरबीसी एवं WBC का अनुपात हमें कितना प्राप्त होता है, 600:1 प्राप्त होता है। और आप देखेंगे कि जो WBC होती हैं इन WBC जो कि उसमें अमीबीय गति पाई जाती है। WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उसकी कोशिकाओं में कौन सी गति पाई जाती है, अमीबीय गति पाई जाती है, यानी अमीबीय गति करके यह रुधिर में परिवहन करती हैं। तो इसमें गति कौन सी देखी जाएगी, अमीबीय गति। अब जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल वैसे कोई फिक्स नहीं होता है, कुछ दिनों से लेकर के और आपको ध्यान रखना है कुछ महीनों तक हो सकता है। तो जीवन काल होगा वह 4 से 5 दिन या इससे अधिक भी हो सकता है, या कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। अब ध्यान दीजिए श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं होगी उनको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला आपको ध्यान रखना है कणिका में श्वेताणु, या जिसे हम कणिका युक्त श्वेताणु कहेंगे, WBC कहेंगे। कणिका में श्वेताणु कहा जाता है या इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। तो कणिका में श्वेताणु या ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कणिका रहित श्वेताणु। कौन सा ध्यान रखना हमें, कणिका रहित श्वेताणु या जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको एग्रेनुलोसाइट WBC कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, 2 प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब ये कुल रुधिर श्वेताणु होते हैं, यानी उन श्वेताणुओं का 65% भाग होता है, वो कौन सा भाग होता है, तो आप देखेंगे कणिका में श्वेताणु होते हैं। जबकि आप ध्यान देंगे 35% भाग होता है, वो कौन सा भाग होगा, कणिका रहित श्वेताणु होते हैं। देखो इसमें 2 विशेषताएं ध्यान रखनी है। इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं, कोशिका द्रव्य में कणिकाएं उपस्थित होती हैं। एक बात क्या ध्यान रखनी है इसमें, इसके कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कणिकाएं उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होती है, तथा इसमें केंद्रक होता है वह केंद्रक पालिकाओं में बंटा रहता है, या आप ध्यान देंगे बहुरूपी पिंडों में बंटा हुआ रहता है। केंद्रक बहुरूपी पिंडों में बंटा होता है, और ये पिंड होते हैं पिंडों में विभक्त होता है, बंटा होता है, ये हमें ध्यान रखना है, पिंडों में बंटा होता है, विभक्त होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका केंद्रक होगा वह बहुरूपी पिंडों में बंटा रहता है, और ये पिंड होते हैं वो आपस में जो जुड़े हुए रहते हैं वो इस्तमस की सहायता से, एक तंतु में जो प्रोटीन इस्तमस जिसकी सहायता से ये जुड़े हुए रहते हैं। और कणिका में श्वेताणु होते हैं, उन श्वेताणु होते हैं उन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। जबकि इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाओं का क्या होता है, कणिकाओं का अभाव होता है, यानी इसके
कोशिका द्रव्य में कणिकाओं का क्या होगा, अभाव होता है, नहीं पाई जाती है। और केंद्रक होता है वह एकल केंद्रक के रूप में उपस्थित होता है। एकल केंद्रक होता है यानी केंद्रक होगा वह आपको ध्यान रखना इस प्रकार से विभक्त नहीं होता है, सिंगल केंद्रक के रूप में उपस्थित होता है। अब देखिए ध्यान दें, ये अगेन 3 प्रकार की होती है। अभिरंजन की प्रकृति के आधार पर ग्रेनुलोसाइट WBC होती है, वह 3 प्रकार की होती हैं। 3 कौन कौन से प्रकार है तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रकार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स। क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। तो पहला प्रकार हो गया न्यूट्रोफिल्स। दूसरा आपको ध्यान रखना है इओसिनोफिल्स। कौन सा ध्यान रखना आपको, इओसिनोफिल्स। तो सेकंड प्रकार हो जाएगा इओसिनोफिल्स। और थर्ड टाइप हमें ध्यान रखना है वो कौन सा हो जाएगा, बेसोफिल होता है। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी कोशिकाएं, ग्रेनुलोसाइट प्रकार की WBC। पहली ध्यान दें न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये कुल श्वेताणुओं का जो है वो 62% भाग होता है। कुल श्वेताणु कितने भाग होगा, 62% भाग का निर्माण करता है। जबकि इओसिनोफिल्स होती है वो कुल श्वेताणुओं का 2.5% भाग का निर्माण करती है। जबकि बेसोफिल्स होती हैं वह कुल श्वेताणुओं का 0.5% भाग का निर्माण करती हैं। न्यूट्रोफिल्स के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली कणिकाएं, न्यूट्रोफिल्स के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली कणिकाएं, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली कणिकाएं होती हैं, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली कणिकाएं होती हैं वह उदासीन अभिरंजकों से हल्के बैंगनी रंग की अभिरंजित होती हैं। उदासीन अभिरंजकों से, किससे अभिरंजकों से, उदासीन अभिरंजकों से हल्की बैंगनी अभिरंजित होती हैं। किस प्रकार की अभिरंजित होगी, हल्के बैंगनी रंग की अभिरंजित होती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं वह हल्के बैंगनी रंग की अभिरंजित होती हैं। और न्यूट्रोफिल्स होती हैं वह उदासीन अभिरंजक जैसे लिस्मान अभिरंजक है, इस प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। इसका केंद्रक होता है वह आप देखेंगे तो केंद्रक होगा वो 2 से 7 पिंडों में विभक्त होता है। केंद्रक होता है वो 2 से 7 पिंडों में विभक्त होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसका कार्य क्या होता है, फेगोसाइटोसिक कार्य होता है, यानी यह भक्षण करने का कार्य करती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भक्षण करने का कार्य होता है वह किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का होता है। तो पहले प्रकार की हो गई और जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिल्स प्रकार की। और न्यूट्रोफिल्स प्रकार की होती है उसके अंदर केंद्रक होगा वह 2 से लेकर कितने पिंडों में बंटा हुआ रहता है, 7 पिंडों तक बंटा हुआ रहता है। इस प्रकार से 7 पिंडों में इसका केंद्रक होता है वो बंटा हुआ रहता है, ये कोशिका द्रव्य। इस प्रकार की कोशिका हमने न्यूट्रोफिल्स कहेंगे। दूसरे प्रकार की होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, तो आपको इओसिनोफिल्स। और इओसिनोफिल्स होती हैं यह आपको देखते हैं इसके कोशिका द्रव्य अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित, इसके कोशिका द्रव्य उपस्थित कणिकाएं होती हैं वह अम्लीय अभिरंजकों से क्या होती हैं, अभिरंजित होती है। जैसे इओसिनोफिल्स अम्लीय अभिरंजकों से क्या होती हैं, अभिरंजित होती हैं। और अम्लीय अभिरंजकों से यह गुलाबी रंग की अभिरंजित होती हैं। और अम्लीय अभिरंजक कौन सा, इओसिनोफिल है। तो इओसिनोफिल होगा उससे क्या होती है, यह अभिरंजित होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये होती है कुल श्वेताणुओं का कितने प्रतिशत होगी, तो आपको रखना है 2.5% होती हैं। और इनके अंदर केंद्रक होता है, ध्यान दीजिए, इनके अंदर जो केंद्रक होगा वह केंद्रक होता है वह 2 पिंडों में बंटा हुआ रहता है। कितने पिंडों में बंटा रहेगा, 2 पिंडों में बंटा हुआ रहता है। तो इसके अंदर केंद्रक होगा वह 2 पिंडों में बंटा हुआ रहता है। तो इसके अंदर केंद्रक 2 द्विपिंडकीय होता है। तो केंद्रक कैसा होगा, द्विपिंडकीय होता है, 2 पिंडों में बंटा हुआ रहता है। और ये जो होती है ये एलर्जी के समय बढ़ जाती हैं, इनकी संख्या एलर्जी के समय क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। एलर्जी के समय बढ़ जाती हैं, इनकी संख्या एलर्जी के समय क्या हो जाएगी, एलर्जी के समय बढ़ जाती है, यानी ये एंटी एलर्जिक के रूप में कार्य करती हैं। तो एलर्जी के समय कार्य करेगी और एंटी हिस्टामिनिक कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो इओसिनोफिल्स होती है वह एंटी हिस्टामिनिक गुण इसमें पाया जाता है। परंतु इओसिनोफिल्स में कोशिका पारण की क्षमता कम होती है, जबकि न्यूट्रोफिल्स में कोशिका पारण की क्षमता क्या होगी, अधिक होती है। कोशिका को पार करके जाने की क्षमता अधिक होती है, यहाँ पर कोशिका पारण क्षमता कम होती है। तीसरे प्रकार की हमें ध्यान रखनी है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स होती हैं, इसमें आप ध्यान देंगे तो ये सारी अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। सारी अभिरंजक जैसे मिथाइलिन ब्लू होता है वो सारी अभिरंजक जैसे मिथाइलिन ब्लू होगा उससे अभिरंजित होती हैं। तो ये सारी अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं जैसे मिथाइलिन ब्लू हो गया। तो इस प्रकार के अभिरंजकों से। इसके अंदर केंद्रक होता है वो
वह 3 पिंडों में बंटा हुआ रहता है, 2 से 3 पिंडों के अंदर बंटा हुआ रहता है। यानी इसके अंदर केंद्रक होगा वो कितने पिंडों में बंटा रहता है, 2 से 3 पिंडों के अंदर विभक्त रहता है। तो केंद्रक होगा वह 2 से 3 पिंडों में विभक्त रहता है। और इसके अंदर केंद्रक होता है वह एस आकृति का होता है। किस आकृति का होता है, एस आकृति का होता है, 2 से 3 पिंडों में विभक्त रहता है। तो इसका केंद्रक होगा वह किस आकार का होता है, एस आकार का होता है। और कितने पिंडों में, 2 से 3 पिंडों में विभक्त होता है। तो ये हमें ध्यान रखना, 2 से 3 पिंडों में विभक्त होता है। ये बेसोफिल्स कोशिकाएं होती हैं, इसके द्वारा आपको ध्यान रखना 3 मुख्य पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है। हेपेरिन जो कि रुधिर प्रतिस्कंदक कार्य के रूप में, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमने से रोकने का कार्य करता है, वो कौन करता है, हेपेरिन का स्त्रावण किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे हिस्टामिन का स्त्रावण किया जाता है, हेपेरिन का, हिस्टामिन का। और इसके अतिरिक्त आपको देखना है सीरोटोनिन का स्त्रावण किया जाता है। तो हेपेरिन, हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन। हेपेरिन रुधिर प्रतिस्कंदक कार्य के रूप में कार्य करता है, हिस्टामिन होगा ये एलर्जी के समय कार्य करता है। और सीरोटोनिन होता है वह, सीरोटोनिन आपको जानना है रुधिर वाहिका संकीर्णक के रूप में कार्य करता है, रुधिर वाहिनियों को फैलने से रोकने का कार्य करता है। तो 3 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका स्त्रावण किसके द्वारा, बेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद में अगला हम देखेंगे वो कणिका में श्वेताणु के बारे में पढ़ेंगे। तो कणिका में श्वेताणु होते हैं उस बारे में हम देखेंगे, वो आपको जानना अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो कणिका में श्वेताणु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक साथ पढ़ेंगे। तो जिससे हमारी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, कणिका में श्वेताणु के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।